सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। As you see, our team is now complete. All three of us are here and we are fully prepared. So now our request is to all the voters to get inked. Please, the entire team in the ECI is ready to ink the voters. Please join us. All three of us are here and we are fully prepared. So now our request is to all the voters to get inked. Please, the entire team in the ECI is ready to ink the voters. Please join us. I think this is the most awaited press conference. Bored you by what I said. So now we'll be announcing schedule in 3 phases. First, for the by-elections. There are 26 assembly constituencies in the country जहां बाई-पोल होना अभी है ड्यू। बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है। आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे। और ये उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन। पावर को कंट्रोल करने के लिए एडिक्वेट नंबर ऑफ सीएपीएफ वुड बी डिप्लॉयड। 24/7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं। वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन। और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया जो दिन उसमें 5 किस्म के फीड्स होंगे। टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी बूथ्स, 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है, एंड ग्रीवेंसेस पोर्टल। So one senior officer would be available in the control rooms in every district to look at these 5 feeds. जहां से भी, और सी विजिल, 6th सी विजिल, जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। Everywhere across the country, across the world, we are committed to give the nation a truly festive democratic environment. Friends, the term of 17th Lok Sabha is due to expire on 16th June 24. The term of legislative assemblies of Andhra Pradesh, Odisha, Arunachal, Sikkim are also due to expire in June 24. जम्मू कश्मीर असेंबली में भी चुनाव ड्यू हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आगरा से अपने सहयोगी मनोज चाहर का रुख करना चाहूंगी। मनोज, लोकसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, किस तरह की गहमागहमी देखने को मिल रही है सियासी गलियारों में? मनोज, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, खुद को अनम्यूट कीजिए। मनोज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? किसी कारणवश मनोज की आवाज नहीं आ पा रही है। तो मेरे सहयोगी ग्रेटर नोएडा से रजत भी जुड़े हुए हैं। रजत, यही सवाल मेरा आपसे है, अब लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, सियासी गलियारों में किस तरह की गहमागहमी देखने को मिल रही है? अब देखिए, बिल्कुल चुनावी बिगुल बच चुका है। कल चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरणों में
मतदान होंगे। तो वही गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो यहाँ पर दूसरे चरण में मतदान होने उससे पहले जो सपा की बात की जाए, जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने अपना प्रत्याशी है वो मैदान में उतार दिया है। महेंद्र सिंह नागर है जो कि काफी पूर्व में नेता भी रह चुके हैं और काफी उनकी कह सकते पहचान भी है, तो उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ साथ वही भाजपा की बात की जाए, डॉक्टर महेश शर्मा जो कि सांसद से पूर्व में भी और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनको मैदान में उतारा है। वही अरविंद की बात की जाए तो उनकी जो सीट है वो भाजपा के खेमे में चली गई है, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से डॉक्टर जो महेंद्र नागर है उनको बनाया गया। तो कहीं ना कहीं चुनावी बिगुल है वो बच चुका है। तमाम जो राजनेता है वो मैदान में चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। उसके साथ साथ जो आखिर जनता किसको चुनेगी वो अगर आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने यहाँ पर महेश शर्मा जो कि चौथी बार यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो भारी वजन है वो भाजपा की तरफ जा रहा है। वही जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट भी कर रही है। यहाँ पर जब लोगों से बातचीत की है उनका कहना है कि जो गौतम बुद्ध नगर सीट है ये हॉट सीट कही जाती है यूपी की, तो यहाँ पर हालांकि दबदबा है वो भाजपा का ही रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो महेंद्र सिंह नागर को जो प्रत्याशी उतारा है सपा ने, तो उसमें कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है, क्योंकि महेंद्र सिंह नागर भी काफी दिग्गज नेता रह चुके हैं। उनका एक बैकग्राउंड है, वो राजनीतिक बैकग्राउंड है। जो परिवार की बात की जाए तो उनके पिता भी राजनीति में काफी दिग्गज तरीके से राजनीति करते थे। तो कहीं ना कहीं इस बार इंडिया गठबंधन में प्रत्याशी है, बड़ा ही सोच समझ उतारा है। लेकिन जो महेश शर्मा की बात की जाए, जिन्हें भाजपा ने चौथी बार टिकट दिया गया है, 3 बार जीत हासिल की है, 1 बार वो हार भी गए थे, तो कहीं ना कहीं महेश शर्मा का भी पड़ रहा है वो इस बार भारी है। अब देखिए मेरी बात होगी आखिर जो दूसरे चरण में जब गौतम बुद्ध नगर में जब मतदान होंगे, मतदान के बाद जब 7 जून के आसपास जब रिजल्ट होगा, वो आखिर जो गौतम बुद्ध नगर जो हॉट सीट कही जाती है वो किसके खेमे में जाती है। फिलहाल जो तमाम जो होर्डिंग जो कि चुनाव प्रचार के पहले लगी थी तमाम जो क्षेत्रों में, उनको प्रशासन द्वारा उतार दिया गया है। अभी से ही निगरानी है वो रखी गई है। साथ ही जो रूरल क्षेत्र हो गया या जो हाईटेक क्षेत्र हो गया, वहां पर पुलिस फ्लैग मार्च करती नजर आ रही है। साथ ही अभी से ही पुलिस ने तैयारी है वो कर ली है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से साफ दिशा निर्देश दिए, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी का माहौल नहीं चलेगा। हर जिले में एक अलग से सेंटर बनाया जाएगा जिससे जिले में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, और साथ ही हर बूथ सेंटर पर जो ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। चुनाव आयोग है बहुत सख्त है, साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि इस बार अगर माहौल किसी प्रकार का बनता है वो लोकल प्रशासन होगा, जिला प्रशासन होगा, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी आखिर जनता किस तरह से वोट डालती है। ठीक है, प्रदीप पुंडीर का मैं रुक करना चाहूंगी। प्रदीप, जो कि अब सभी की नजरें जो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश पर टिकी होती है और कहा जाता है कि जीत का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में 44 दिन कितने क्रूशल रहने वाले हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो है वो हमेशा से जो है जीत का रास्ता तय करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 सीटें। बात करते हैं अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ताला और तालीम की नगरी, और यहाँ की सीट अपने आप में बहुत मायने रखती है। अभी हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। समाजवादी पार्टी ने चौधरी विजेंद्र सिंह पर दाव लगाया, जो कि इससे पहले कांग्रेस में थे और 2004 में सांसद भी रह चुके हैं, और इससे पहले वह 3 बार जो है इगलास विधानसभा से विधायक भी रहे। तो काफी अच्छा राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्योंकि अलीगढ़ लोकसभा जो सीट है वो जाट बाहुल सीट मानी जाती है, और चौधरी विजेंद्र सिंह जो है जाट समाज से ही आते हैं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं दावेदार जो है मजबूत उतारा है समाजवादी पार्टी ने। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की, तो दोनों पार्टियों ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम नहीं खोले। हालांकि पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के सतीश गौतम जो है यहाँ से सांसद चुने गए हैं, और इस बार देखते हैं कि पार्टी किस पर दाव लगाती है। लेकिन बात करते हैं अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र की, तो अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं, और जो कुल जो विधानसभा है अलीगढ़ जनपद 7 है, इनमें से 2 विधानसभा सीट जो है वो हाथरस में लगती हैं। लेकिन अलीगढ़ में जो 5 सीटें हैं वहां पर जो समाज की जो भागीदारी है वो ज्यादातर ब्राह्मण और जाट समुदाय की, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो मजबूत प्रत्याशी, और यही कारण है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी भी दोबारा से विचार कर रही है कि किस प्रत्याशी पर दाव लगाया जाए, या जो पुराने जो मौजूदा सांसद है सतीश गौतम उनको ही उतारा जाए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी पे भी नजर बनाए हुए कि जैसे उनका प्रत्याशी घोषित होता है उसके बाद में तो वो भी अपने जो पत्ते खोलेगी। जी ठीक है, आगरा से मनोज चाहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि आगरा में किस तरह का समीकरण देखने को मिल रहा है? लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, पार्टियों ने किस किस को अपना प्रत्याशी घोषित किया है?
मनोज, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो चलिए मैं अपने सहयोगी सुशील का रुख कर लेती हूं। सुशील, जो कि मैंने प्रदीप से भी पूछा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर सभी की निगाहें टिकी हुई होती हैं। लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा योगदान 80 सीटों का देता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में अब क्या स्थिति देखने को मिल रही है चुनावों की, और पार्टियों ने गोरखपुर से किस किस प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाया है? अरे यार संडे खराब हो जाए यार। आया है ना। सुशील, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सवाल दोहरा। जी, मेरा सवाल यह है सुशील, मैंने जिस तरह से प्रदीप को भी पूछा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर सभी की निगाहें टिकी हुई होती हैं और कहते हैं कि लोकसभा चुनावों की जीत का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो ऐसे में गोरखपुर में क्या स्थिति देखने को मिल रही है, चूंकि लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, और ऐसे में अब गहमागहमी किस तरह से देखने को मिल रही है? गोरखपुर से पार्टियों ने किस किस को अपना प्रत्याशी घोषित किया है? गोरखपुर की अगर बात करें तो बीजेपी से फिर से सदर सांसद रवि किशन मैदान में है। वहीं इंडिया के गठबंधन से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से काजल निषाद जो है मैदान में है, क्योंकि वो भी एक एक्टर हैं और रवि किशन भी एक एक्टर है। तो इस बार का राजनीति होने वाला है, एक्टर वर्सेस एक्टर का जो है चुनाव है वो काफी दिलचस्प होगा। और ऐसे में दोनों प्रत्याशी काफी महीनों से मेहनत कर रहे थे, लोगों तक पहुंच रहे थे और अपने लिए रहे थे। फिलहाल अब तो आचार संहिता लग चुका है और वो जो है चुनाव की तारीख भी तय हो चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो यूपी में इस वक्त गहमागहमी तेज है और 80 लोकसभा की सीटें यूपी से आती है और कहा जाता है कि जो लोकसभा चुनावों का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो चलिए अगली खबर का